नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आपके सामने बहुत ही अहम एपिसोड लेकर आया हूं। आने वाली 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी काउंटर पार्ट इमरान खान संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर आमने सामने होंगे। इस मौके पर इमरान खान के जरिए जम्मू कश्मीर का मामला जोरदार अंदाज में उठाने के चांसेस हैं। मोदी पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलेंगे, जबकि इमरान खान उनके बाद उसी दिन दुनिया भर के सामने अपने तरीके से कश्मीर मसले को उठाएंगे। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अब तक पाकिस्तान को जिस तरह कश्मीर मामले में इंटरनेशनल लेवल पर ख़ासतौर पर मुस्लिम देशों से समर्थन नहीं मिला, अब इमरान खान कौन सा पैंतरा चलेंगे और उनके पैंतरे से पहले मोदी पाकिस्तान की कूटनीति को नाकाम करने की किस तरह बिसात बिछाएंगे। इस मौके पर यह बहुत ही दिलचस्प होगा कि ये समझा जाए कि 2014 के बाद से, जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार है, संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव किन किन मरहलों से गुजरा है। ये एपिसोड थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत और पाकिस्तान की सियासत को समझने के लिए और ख़ास तौर पर कश्मीर मामले में दोनों के बीच होने वाली नोक-झोंक को समझा जाए। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। यहाँ मैं भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में 2014 से अब तक होने वाली नोक-झोंक के बारे में बता रहा हूँ। 2014 में अपनी सरकार बनने के बाद पहले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लिया था। उसके बाद वे अब दूसरी बार इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। 2015 से 2018 तक 4 वर्षों तक महासभा में भारत की नुमाइंदगी दिवंगत नेता विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की थी। उनका हाल ही में देहांत हुआ है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऐसा मौका होता है जब इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने भारत और पाकिस्तान कश्मीर के मामले में आमने सामने होते हैं और दोनों देशों के नेता अपना अपना रुख रखते हैं। 5 साल पहले 2014 में आशा और उम्मीदों भरा माहौल था। मोदी ने अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए उस वक्त के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दावत देकर सभी को चौंका दिया था, और शरीफ भी शांति का मैसेज लेकर आए थे। उसी साल मोदी सरकार ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के जरिए कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के साथ मुलाकात किए जाने के बाद अगस्त के लिए तय फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग को रद्द कर दिया था। उस वक्त ये अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर मिल सकते हैं, लेकिन जनरल असेंबली के मौके पर नवाज शरीफ ने कश्मीर में हिंसा और मौलिक अधिकारों के वायलेशन यानी बेसिक राइट्स के वायलेशन की बात की, और दोनों प्रधानमंत्री बिना दोतरफा मीटिंग किए अपने अपने मुल्क वापस हो गए। 5 साल के बाद अब मोदी पार्लियामेंट में एक मजबूत बहुमत के साथ वापस आए हैं। कश्मीर में संविधान का आर्टिकल 370 ख़त्म किया जा चुका है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कश्मीर मुद्दे की तरफ अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में गिरावट आई है। इमरान व्यक्तिगत रूप से मोदी और भारत पर अपने हमलों में भड़काऊ ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लगभग तय है कि वो अपनी यूनाइटेड नेशंस की स्पीच में कश्मीर के मामले को उठाएंगे और वैली में कथित मानव अधिकारों के वायोलेशन पर पूरी तरह से फोकस करेंगे। यहाँ ये बहुत दिलचस्प होगा कि पिछले 5 वर्षों में भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने जनरल असेंबली में क्या क्या ख़ास बातें कही हैं। ख़ास पॉइंट्स का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड के व्यूवर्स को ये समझना आसान हो जाए कि दोनों मुल्क इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ कहते रहे हैं। किसी भी देश के नेता की इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर स्पीच जाहिर करती है कि वो मुल्क और नेता कितना मजबूत है। 2014 में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद पहले साल उन्होंने पड़ोसियों के साथ दोस्ती को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत
पाकिस्तान को मुनासिब माहौल बनाने की जिम्मेदारी की याद दिलाते हुए दो तरफा बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत अपने विकास यानी डेवलपमेंट के लिए एक शांतिपूर्ण और स्थिर वातावरण यानी पीसफुल और स्टेबल माहौल चाहता है। एक देश की नियति उसके पड़ोस से जुड़ी होती है। यही वक्त है कि मेरी सरकार ने अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती और सहयोग को आगे बढ़ाने पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी दी है। उन्होंने आगे कहा था कि इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। मैं पाकिस्तान के साथ एक शांतिपूर्ण माहौल में आतंकवाद की छाया के बिना दोस्ती और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक गंभीर द्विपक्षीय वार्ता यानी सीरियस बायलैटरल बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार हूं। हालांकि पाकिस्तान को भी मुनासिब माहौल बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को सीरियसली लेना चाहिए। मोदी ने 2014 में पाकिस्तान को एक और नसीहत करते हुए कहा था कि इस मंच में मुद्दों को उठाना हमारे दोनों मुल्कों के बीच समस्याओं को सुलझाने की डायरेक्शन में आगे बढ़ने का तरीका नहीं है। इसके बजाय आज हमें जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के बारे में सोचना चाहिए। भारत में हमने बड़े पैमाने पर बाढ़ राहत कार्यों को अंजाम दिया है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए भी मदद की पेशकश की है। उस पर नवाज शरीफ ने कहा था कि हम कश्मीर के सवाल पर पर्दा नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा था कि कश्मीरियों की कई पीढ़ियों ने अपना जीवन वायलेंस और मौलिक अधिकारों यानी बेसिक राइट्स के दुरुपयोग के साथ साथ कब्जे में गुजारा है। ख़ास तौर से कश्मीरी महिलाओं ने अपने दुख और अपमान को झेला है। उन्होंने आगे कहा था कि कई दहाइयों से इस झगड़े को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में और लाहौर डिक्लेरेशन के मुताबिक दो तरफा तरीके से हल करने के लिए कोशिशें की गई हैं। जम्मू और कश्मीर के असल मसले को हल करना होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। हम कश्मीर के मसले पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं जब तक कि इसे जम्मू और कश्मीर के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक हल नहीं किया जाता है। मोदी सरकार के दूसरे साल 2015 से 2018 तक भारत की नुमाइंदगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की थी। उन्होंने 2015 में पाकिस्तान से कहा था कि आतंकवाद छोड़ो, बैठो और बात करो। उसी साल मार्च 2015 में जम्मू पठानकोट हाईवे पर राजबाग पुलिस स्टेशन, सांबा के नज़दीक महेश्वर में एक फौजी कैंप और पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के दीनानगर पुलिस स्टेशन पर एक के बाद एक टेररिस्ट हमले हुए थे। उस साल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक नई 4 बिंदु शांति पहल यानी 4 पॉइंट पीस इनिशिएटिव की तजवीज़ रखी थी, जिस पर भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जवाब दिया था कि सिर्फ 1.4 की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को रोक दे, वो काफ़ी है। सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवाद के सवाल पर मैं पाकिस्तान के साथ आपसी ताल्लुकात में आने वाली रुकावटों को शेयर करना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि ये हमले भारत को अस्थिर करने और पाकिस्तान के भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर गैर कानूनी कब्जे और राज्य के बाकी हिस्से पर इसके दावे को कानूनी रंग देने के मकसद से किए जाते हैं। उनका कहना था कि मुझे इस मौके पर अपना नज़रिया साफ तौर पर बताना है कि भारत बातचीत के लिए खुला है, लेकिन बातचीत और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा जिसे उन्होंने 4 सूत्री नई शांति पहल का नाम दिया है। मैं जवाब देना चाहती हूं कि हमें 4 बिंदुओं की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक की ज़रूरत है। आतंकवाद को छोड़ दो और हमें बैठकर बात करने दो। उस पर नवाज शरीफ ने कहा था कि 1947 से कश्मीर विवाद नहीं सुलझ सका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू नहीं किया गया है। कश्मीरियों की 3 पीढ़ियों ने केवल टूटे वादों और जुल्म के सिवा कुछ नहीं देखा है। आत्मनिर्णय यानी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की जद्दोजहद में 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे ज़्यादा लगातार नाकामी है। नवाज शरीफ ने आगे कहा कि जब मैंने तीसरी बार जून 2013 में सरकार बनाई थी तो मेरी पहली प्राथमिकताओं में से एक भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल बनाना था। फिर भी आज नियंत्रण रेखा और सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ संघर्ष विराम यानी सीज फायर की खिलाफ वर्जी बढ़ी है, जिससे महिलाओं और बच्चों समेत नागरिकों की मौतें शामिल हैं। 2016 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मौके पर सुषमा स्वराज ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद बलूचिस्तान में पाकिस्तानी गालियों की आलोचना करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में ऐसे देश हैं जो अब भी आतंकवाद की भाषा बोलते हैं, जो इसे पालते हैं और इसे
निर्यात यानी एक्सपोर्ट करते हैं। आतंकवादियों को पनाह देना उनका कॉलिंग कार्ड बन गया है। हमें इन देशों की पहचान करनी चाहिए और उन पर नज़र रखनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मेरे देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने के लिए इस इंटरनेशनल फोरम का गैर मुनासिब इस्तेमाल किया है। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि दूसरों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का इल्ज़ाम लगाने वाले लोग अपने गिरेबान में झांकें। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान समेत वे अपने देश में क्या अपमानजनक अपमान कर रहे हैं। बलूच लोगों के खिलाफ जारी जुल्म किसी भी सरकार के जरिए किए जाने वाली ज़्यादतियों में सबसे गंभीर है। उस पर शरीफ ने कहा था कि वे भारत के जरिए किए जाने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन यानी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के संयुक्त राष्ट्र को सबूत पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की एक नई पीढ़ी भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ खड़ी हुई है। बुरहान वानी भारतीय फौजों के जरिए मारे गए युवा नेता नए कश्मीरी इंतफादा के प्रतीक के रूप में उभरा है। आपको मैं बता दूं कि इंतफादा एक अरबी भाषा का लफ्ज़ है जो फ़िलिस्तीनियों के ज़रिए इजराइल के कब्ज़े के ख़िलाफ़ होने वाले संघर्ष या आंदोलन को कहा जाता है। शरीफ ने कहा कि वे यूनाइटेड नेशंस के महासचिव के साथ भारतीय सेनाओं के जरिए किए गए मानवाधिकारों के वायलेशंस की डिटेल जानकारी और सबूत पेश करेंगे। 2017 में सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमने विद्वानों, डॉक्टरों, इंजीनियरों को पैदा किया, आपने आतंकवादी पैदा किए। ये वही साल था जब भारत के फॉर्मर नेवल कमांडर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था और पाकिस्तान की सैनिक अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी और भारत ने हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाया था। सुषमा स्वराज ने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने हमारे खिलाफ इल्ज़ाम लगाने में अपने भाषण का बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद किया है। उन्होंने भारत पर सरकार के ज़रिए स्पॉन्सर्ड आतंकवाद और मानवाधिकारों के उल्लंघन का इल्ज़ाम लगाया। सुनने वालों का सिर्फ एक ही नज़रिया था, ये देखो कौन बात कर रहा है। सुषमा स्वराज ने कहा कि ऐसे में जबकि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के घंटों के फ़र्क से 1947 में आज़ाद हुए थे, ऐसा क्यों है कि आज भारत दुनिया में एक जानी पहचानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की महाशक्ति है और पाकिस्तान की सिर्फ आतंक के निर्यात कारखाने के तौर पर पहचान बनी हुई है। हमने विद्वानों, डॉक्टरों, इंजीनियरों को पैदा किया, आपने आतंकवादी यानी टेररिस्ट पैदा किए हैं। डॉक्टर लोगों को मौत से बचाते हैं, आतंकवादी उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने मांग की थी कि संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर में जांच आयोग भेजना चाहिए। उन्होंने उनके मुताबिक कश्मीरियों के वीर और लोकप्रिय संघर्ष यानी हीरोइक और पॉपुलर टकराव के बारे में बात की ताकि वे भारत के कथित दमनकारी शासन से खुद को अलग कर सकें। उन्होंने भारत पर बड़े पैमाने पर और अंधाधुंध ताकत का इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में भारत के जुर्म की इंटरनेशनल जांच की मांग करता है। ये वो साल भी था जब संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की प्रतिनिधि मलिहा लोधी ने कश्मीरी लड़की बताते हुए एक घायल फिलिस्तीनी लड़की की तस्वीर पेश की थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि वो कश्मीर में पैलेट गन की शिकार थी। 2018 में फिर सुषमा स्वराज ने ही भारत की नुमाइंदगी की। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हथियारों का महिमा मंडल करता है यानी उनकी इज्जत अफजाई करता है। उस वक्त तक पाकिस्तान में इमरान खान प्रधानमंत्री बन चुके थे। तब तक भारत दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी कैंसिल कर चुका था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के जरिए भारत पर 2014 के पेशावर स्कूल हमले में शामिल होने का इल्ज़ाम लगाने के बाद सुषमा स्वराज ने जवाब दिया था कि हम पर बातचीत के प्रोसेस को सबटाज करने का इल्ज़ाम है। ये सरासर झूठ है। हमारा मानना है कि बड़ी से बड़ी समस्याओं के हल के लिए बातचीत ही अकेला और रीजनेबल तरीका है। पाकिस्तान के साथ कई बार बातचीत शुरू हो चुकी है। अगर बातचीत रुकी तो यह सिर्फ पाकिस्तान का बिहेवियर ही उसकी वजह बना था। स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान बार बार भारत पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का इल्ज़ाम लगाता है। एक आतंकवादी के मुकाबले में मानवाधिकारों का अधिक बड़ा उल्लंघनकर्ता कौन हो सकता है जो दूसरे तरीक़ों से जंग की खोज में बेगुनाह लोगों का जीवन लेते हैं। वे इंसानियत मुखालिफ लोगों के रक्षक हैं, मानवाधिकारों के नहीं। पाकिस्तान हथियारों का महिमा मंडल करता है। ये मासूमों के खून पर
कोई तवज्जो नहीं देता। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि वे समझौता एक्सप्रेस और पेशावर में होने वाले हमले नहीं भूल सकते। कुरैशी ने कहा था कि पाकिस्तान 2014 में पेशावर स्कूल में 150 से ज़्यादा बच्चों की सामूहिक हत्या को कभी नहीं भूल सकता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये हमला भारत के ज़रिए मदद याफ्ता टेररिस्ट्स ने किया था। साथ ही उन्होंने भारत में निर्दोष पाकिस्तानियों को ले जाने वाली समझौता एक्सप्रेस के खिलाफ आतंकवादी हमले का भी भारत पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हिरासत में एक रिटायर्ड भारतीय नौसेना अधिकारी कमांडर कुलभूषण यादव हैं, जिन्होंने ये माना है कि उसने अपनी सरकार के कहने पर पाकिस्तान में आतंकवाद और हिंसा के काम अंजाम दिए हैं। कुरैशी ने कश्मीर में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का मुद्दा भी उठाया, जिसे भारत ने रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के जरिए जारी रिपोर्ट का स्वागत करता है। ये हमारे रुख को सही साबित करता है। अब आतंकवाद के बहाने का इस्तेमाल कश्मीरी लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से दबाने के लिए नहीं किया जा सकता। अब देखना है कि ऐसे वक्त में जबकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए हुए लगभग 40 दिन हो चुके हैं और वहां अब भी आम लोग घरों में बंद हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वहां के हालात ठीक नहीं बता रहा है। जो पत्रकार दिल्ली से भी वहां गए हैं उनकी रिपोर्ट भी अच्छी नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस में किस तरह से अपनी बात रखेंगे? अब तक इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका, फ्रांस, चीन और कई और देश ये कह चुके हैं कि धारा 370 हटाना भारत का अंदरूनी मामला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दुनिया भर में कश्मीर का मसला उठा रहे हैं। इस बीच में पाकिस्तान के नज़दीक तरीन देशों UAE और बहरीन ने अपने सबसे बड़े शहरी अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए हैं। कुल मिलाकर मोदी को सऊदी अरब समेत 6 मुस्लिम देशों ने अपने सबसे बड़े अवार्ड दिए हैं। कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला बताया है। अब पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में कोई कामयाबी मिल सकेगी, इसके चांसेस बहुत कम हैं। ये हकीकत है कि इस बार न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली भारत और पाकिस्तान के नेताओं के बीच एक बहुत बड़ा अखाड़ा होगा। भारत की जीत यकीनी लग रही है। सिर्फ देखना यह होगा कि ये डिप्लोमेटिक जंग कैसे लड़ी जाती है। क्या इमरान खान सिर्फ कश्मीरियों को दिखाने के लिए दिखावे की लड़ाई लड़ेंगे? ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।